मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ पूनम पांडे, वाइफ ऑफ दिनेश कुमार पांडे जी, और सर की आईडी पे मैं स्टार पर्ल हूँ। और डे वन से हम हस्बैंड वाइफ मिलके साथ में इस बिजनेस को जी रहे हैं, सीख रहे हैं और बांट रहे हैं लोगों को। और बहुत कुछ परिवर्तन आए। और साथ में मैं WW किक भी चला रही हूँ। आगे मैं स्टोरी में बताऊंगी कि वो जरूरत मुझे क्यों पड़ी चलाने की। मैंने शौक से नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाना था, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ा। तो मैं स्टोरी की बात करूं, क्योंकि स्टोरी यहाँ पे बतानी होती है, तो लगभग मेरे हिसाब से तो हर महिला की एक ही स्टोरी होती है, बहुत सबकी मिलती जुलती होती है। तो मैं पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर की, परमात्मा की, कि भारत जैसे देश में मुझे जन्म दिया। क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हमारे देश की हैं। जब हम पढ़ते थे तो हम सुनते थे, एक संस्कृत का श्लोक था कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास तुझे भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा पद हेतु भूते भवंति भूय पुरुषा सुरत्वाद। यानी कि हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं उस कविता के माध्यम से कवि, कि वो लोग धन्य हैं जो लोग कि भारत में जन्म लेते हैं, क्योंकि इस धरती पे जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो मैं हमेशा इसको कभी नहीं भूलती हूँ कि मैं ऐसी धरती पे जन्म ली हूँ जहां पे कि देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। उसके बाद मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई। उन सभी लोगों का, परिवार का, अपने क्योंकि मेरी परवरिश जो है ननिहाल में हुई। हम लोग 5 भाई बहनों का परिवार है, और मेरे न कोई चाचा न कोई ताया, और मात्र 32 साल की एज थी मेरे पिताश्री की, तो एक्सपायर कर गए थे। और मम्मी ने हमें संभाला। तो मेरी परवरिश ननिहाल में हुई। मैं काफी छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो नाना जी उठा ले गए थे। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहां मिला, बहुत अच्छे संस्कार मिले। आज मैं जब ओम शांति के जो पीस ऑफ माइंड के जो भी लीडर हैं, जो भी दीदी हैं, उनको सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी नानी में वो क्वालिटी कहाँ से थी। तो बहुत अच्छी परवरिश उन्होंने दी, सारी वो बातें हमें बचपन से सिखाई गई, और बहुत अच्छे संस्कार मिले। लेकिन तो फिर मैं वहां भी अनलकी रही कि मात्र 6 साल की थी तो नाना भी एक्सपायर कर गए। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है नानी जी के देखरेख में हुई, क्योंकि नानी भी पढ़ी लिखी थी तब के जमाने की। और 5वीं तक की उन्हीं की देखरेख में मेरी पढ़ाई हुई, क्योंकि स्कूल दूर था तो मैं जा नहीं पाती थी। और डायरेक्ट मेरा 6वीं क्लास में एडमिशन हुआ, और फिर वहां से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। 10वीं तक मैंने रेगुलर क्लास किया। लेकिन तो एक जुनून था, एक परमात्मा का गॉड गिफ्टेड कुछ था ऐसा कि कुछ परवरिश भी, संस्कार भी ऐसे थे कि 6वीं क्लास से मैं स्टार्ट करने के बाद भी अपने क्लास में अव्वल थी। पढ़ाई में बहुत रुचि मेरी थी। और 10वीं तक पढ़ाई के बाद फिर ये परिवार में डिसाइड हुआ कि मुझे मम्मी के घर में रहना है, क्योंकि दीदी की शादी हो चुकी थी। मैं चौथे नंबर पे हूँ अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में। सबसे बड़ी दीदी, 2 भैया, फिर मैं, फिर छोटी बहन मेरी। तो ये डिसाइड हुआ कि मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है। तो मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि 10वीं कर चुकी थी, और मात्र 13 साल की उम्र, अभी 14 मेरे पूरे नहीं हुए थे, और मैंने 10वीं का पेपर दिया था। 1995 की बात है। तो घर में डिसाइड हुआ कि आपको मम्मी के पास में रहना पड़ेगा, और उनके साथ उनकी हेल्प करनी होगी घर के कामों में। एक चीज अच्छी रही कि खेती बाड़ी अच्छी थी, तो खाने पीने का और कोई हमें परवरिश में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। और भौतिक सुख साधन की बात कहें तो तब मैं, आज के 20 साल 30 साल पहले जाइए तो लगभग 90% लोग ऐसे ही रहते थे। कोई बहुत तामझाम नहीं लाइफ में था, बहुत अच्छे से लाइफ चलती थी। नेचुरल हम लोग नेचर के साथ जुड़ के रहते थे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। फिर मम्मी के घर में मैं रहने लगी, लेकिन वहां भी मैं क्योंकि भाग्य तो होता है, कहते हैं ना कि परमात्मा वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, परमात्मा वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये मेरे लाइफ में हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता रहा। क्लास के अव्वल स्टूडेंट होने के बाद भी 10वीं के का जो पेपर रहा उसमें मेरा अनकम्प्लीट आया। 3 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन मार्क्स होने के बाद भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से मेरे
मेरा जो रिजल्ट था वो फाइनल नहीं हो पाया। प्रिंसिपल ने बोला कि लड़की को भेजो, आती जाती रहेगी, फॉलो अप होता रहेगा तो मैं निकलवा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मुझे मम्मी के घर में रहना पड़ा और मम्मी के घर से नानी के घर की दूरी 40 किलोमीटर दूर थी। तब कोई फोन नहीं था और इस तरह से मेरी पढ़ाई नुकसान हुई। लगभग 3 साल इस तरह से मेरे बर्बाद हुए। चौथे साल फिर ये डिसाइड हुआ कि शादी हो जाए क्योंकि मैं 18 साल की होने वाली थी। तो घर में शादी की बातें चलने लग गई और मैं रोती रहती थी कि मेरे पढ़ाई नहीं करवा रहे हो आप लोग। तो क्योंकि वो सभी लोग उस टीसी के पीछे पड़े थे कि वो मार्कशीट निकल जाए, लेकिन तो मजबूत फॉलो अप ना होने की वजह से नहीं निकल पाया। लेकिन जब शादी पड़ी तो मेरी सासू माँ ने बोला कि लड़की को कम से कम 10वीं करा दो, तो फिर से फार्म भरा गया। 1999 की बात है और मैंने फिर से 10वीं का पेपर दिया। शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई और तीसरे दिन रिजल्ट आया और वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मेरा 70% से मैंने 10वीं किया था, पास किया था और घर के लोग बड़े खुश थे कि लड़की को आगे पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 3 दिन के लिए मेरी विदाई होके आई थी ससुराल में कि 3 दिन के बाद लड़की फिर चली जाएगी, क्योंकि सर जो है अमृतसर रहते थे, कमाते थे और ये था कि लड़की चली जाएगी फिर पढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पारिवारिक उलझनों में मुझे फिर फंसना पड़ा। कहते ना, कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं। और मैं 3 दिन के लिए विदाई होके आई थी और 2 साल के बाद 3 महीने की बिटिया लेके मैं पहली बार मायके गई, वो भी +2 का पेपर देने के लिए। और फिर जब मैंने पेपर दिया, मैं मेंटली भी काफी वीक हो चुकी थी क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी हुई और एकदम से अलग से इन्वायरमेंट मिलना लड़की के लिए थोड़ा टफ होता है। हम हर महिला जो है समझती हैं कि एक अलग इन्वायरमेंट में जाके सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊं मायके और ससुराल में, तो ये रहा कि हमारे मायके में जो है कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, नमक कम खाते हैं, मतलब खान पीन हर चीज को लेके अपोजिट रहा। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं होती, कोई डांट के नहीं बुलाता। और ससुराल में बिल्कुल अपोजिट था। खान पान का भी सब तेज था, नमक तेज था, मसाले तेज थे और क्योंकि वो भी हमें झेलना पड़ता है कि ये अच्छा नहीं बना। तो वो रीजन था आदतों का कि भाई आदत वहां कुछ और थी, यहाँ कुछ और थी। और बातचीत भी यहाँ थोड़ा कड़क था। तो मुझे बड़ा शुरू में अजीब लगा कि कोई अच्छी बात भी बोलता था तो जोर से बोलता है, तो बड़ा अजीब रहा। तो मेंटली भी मैं काफी डिस्टर्ब थी, जबकि मैं किसी से को कुछ कहती नहीं थी, मुझे नहीं कोई बोलता था, लेकिन आपस में इस तरह की बातें होती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था माहौल। तो उसके बाद फिजिकली भी क्योंकि कम उम्र थी, बच्ची हो गई थी और ससुराल में ही थी, तो कोई बहुत अच्छी देख रेख भी नहीं हुई। जो भी रीजन था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे रहना चाहिए, बच्चा पहला है और होने के बाद क्या है। तो जब मैंने 12वीं का पेपर दिया तो फिर मैंने क्विट किया। मैं कहा आगे मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, अब घर परिवार ही संभालना है। पेपर देके फिर मैं ससुराल आ गई और मैं घर में रम गई। और उसके बाद लेकिन बीच बीच में वो चिंगारी धधकती रहती थी कि कुछ तो करना है, ऐसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी को नहीं जीना है। एक आग सी जलती रहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने क्या लिखा है कुछ पता नहीं था कि क्या बनेगा। फिर शादी के 8 साल बीत चुके थे और अच्छी लाइफ स्टाइल हमारी थी क्योंकि सर कमाते थे और थोड़ा ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से शुरू में तो प्रॉब्लम रही, क्योंकि घर के बड़े लोग जो है मुखिया होते हैं, तो कुछ मैनेजमेंट की वजह से दिक्कतें रही। लेकिन फिर सबको क्रॉस करते हुए बच्चे मेरे पढ़ने लायक हुए, बच्चों को हमने अच्छे स्कूल में डाला। हमने थोड़ा सा परिवार को के आगे, फिर मैं अपने लिए तो कभी नहीं खड़ी हुई, लेकिन बच्चों के लिए मैं फिर खड़ी हुई। और 2007 की बात है, मैं थोड़ा सा सेपरेट हुई क्योंकि हम लोग बाहर ही रहते थे, शहर में रहते थे और हमने अपना 1000 स्क्वायर फीट का मकान 2009 में बना लिया था। बच्चों को अच्छे स्कूल में 3 बच्चे मेरे थे। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं ऊपर वाले का हमेशा थैंक्स करती हूँ कि मैंने कभी भी यहाँ पे मायका मायका बोला जाता है, मुझे मायके की फीलिंग नहीं पता है, इसलिए मुझे महसूस नहीं होता। क्योंकि पापा थे नहीं और मम्मी से मैं कोई भी बात शेयर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए सब मैंने खुद सारा वो अपने खुद मैंने संभाला। और उसके बाद लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही थी। बच्चों को मैंने 3 बच्चे हुए, ऊपर वाले ने दिए। मुझे कोई हेल्थ इशू कभी नहीं रहा, कोई
प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ऊपर वाले को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे हुए, 1 बिटिया और 2 बेटे। और फिर उसके बाद 2009 में हम बिल्कुल सेटल थे। एक जो आम हाउस वाइफ की जो लाइफ होनी चाहिए वो चल रही थी, घर में सारी सुख सुविधाएं थी। और सर ने एलसीडी भी लगा रखी थी। और सर बोलते थे अब तुम जो है आराम करो, बहुत तुमने स्ट्रगल किया है, तो तुम अब आराम करो, तुम्हें कुछ की जरूरत नहीं है करने की। लेकिन मैं कहती थी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने जिद किया कि मुझे बीए कराओ, बीएड करूंगी और टीचर की जॉब करूंगी। तो सर ने एडमिशन करा दिया, मैं बीए भी करने लगी। फिर मेरे साथ चैलेंज आया, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली थे और सभी को जो मेरे से नीचे वाले हैं मैं अपना बच्चा ही समझती हूँ, चाहे मेरे देवर हो, ननद हो, सबको बच्चा ही समझती हूँ। तो मेरे देवरानी के वो प्रेग्नेंट थी और जुड़वा बच्चे थे, उसका भी मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा परमात्मा को जो करना है वो करे, अगर उसकी जो मर्जी है वो करे, जो उसका काम है वो करे, बच्चे संभालने का काम हम कर लेंगे। तो वाकई अच्छा हुआ, परमात्मा ने 2 प्यारी प्यारी बच्चियां दी। और उसमें से एक बच्ची को मैंने ले लिया, वो 3 महीने की थी तभी। और उस 3 महीने की बच्ची को लेके फिर मैंने बीए अपना धीरे धीरे कंप्लीट किया। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि जिस चीज से मैं उभरी हूँ, अभी बच्चे मेरे बड़े हुए थे और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करूंगी, तो अब फिर एक छोटा बच्चा लेके मुश्किल होगा। बीए का मेरा लास्ट ईयर था और इसी उठापटक में मैं लगी थी कि करना क्या है, करूंगी क्या। और उसी टाइम में ऊपर वाले की, परमात्मा की मर्जी से आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम हमारे लाइफ में आया। सर के को आया, सर के किसी कलीग ने इनको बताया, सर के सहयोगी ने इनको बताया। तो सर बोले कि मैं तो समझ गया लेकिन मैडम नहीं समझेगी। तो उन्होंने जो भी सर को समझाया हो, सर 1000 का प्रोडक्ट उस टाइम 2013 का लगभग लास्ट था, ऐसे कुछ था, तो लेके आए थे सर 1000 का प्रोडक्ट। तो उससे पहले की बात थी कि हम दोनों में एक टाई था कि सर बोलते थे कमाना मेरा काम है और घर के सारे काम देखना तुम्हारा काम है। एक साबुन की टिक्की तक भी नहीं लाते थे सर कभी, उनको पता भी नहीं था घर में कौन सा साबुन यूज होता है, कौन सा मसाला यूज होता था। तो सर जब लेके आए तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रही कि ये क्या है, लगता है सर को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या कि मैं घर चला नहीं रही हूँ ढंग से। तो सर बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, किसी ने बताया है। मैं कहा यार ऐसे ही तुम फंस गए, पता नहीं किसने क्या दे दिया, इसका कोई प्रचार वगैरह तो आता नहीं। तो बोलते तुमको प्रोडक्ट की ही टेंशन है ना। मैं कहा बोलते कि तुम किचन में एक तेल यूज कर रही हो 1 महीने से। उससे पहले सर हेल्थ गार्ड ऑयल ले आए थे और सर को करीब मेरी बिटिया 2 साल की थी तभी सर को ट्यूमर हो गया था। तो ट्यूमर की वजह से सर का लिवर डैमेज हुआ था और डॉक्टर ने तली भुनी चीजें खाने से मना किया था। तो सर वो तेल लेके आए तो बोले कि एक व्यक्ति ने इसका बड़ा ही प्रमोशन किया है, बहुत अच्छा तेल है, इसमें तुम पूड़ी बनाओ मैं खाऊंगा। मैं कहा यार फिर से दिक्कत हो सकती है। बोले नहीं होगी, उसने इस हिसाब से प्रमोशन ही किया हुआ है, उस बंदे ने इतना अच्छा बताया है कि मुझे विश्वास है इस तेल से मैं खाऊंगा पूड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पूड़ी बनाया, सर ने खाया, वो दिन गया, आज का दिन गया। हम तली चीज घर में बना के, चाहे समोसे हो, पूड़ी हो, टिक्की हो, सर भी बिल्कुल बिंदास खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सर बोले कि तुम कहती है तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने कभी चेक किया वो तेल कहाँ का है, किस ब्रांड का है। मैं कहा मैंने तो नहीं देखा, आपने लिया ला के दिया और मैंने यूज किया। कहते वो आरसीएम का है। मैं हैरान रही, मैं कहा बिल्कुल मेरी गलती है, मैं पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने देखा नहीं, समझा नहीं। मुझे विश्वास हो गया कि एक प्रोडक्ट अच्छा है तो हर प्रोडक्ट अच्छा होगा। और रही बात बिजनेस की, तो सर वो प्लान अभी दिखाना सीखे नहीं थे, तो सर को लेके आए, बोले कि मैडम को समझाओ। मैडम ने सर ने प्लान दिखाया, समझाया, सारा बताया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि बिल्कुल आरसीएम बिजनेस मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बनी हूँ। फिर मैंने सर से बोला, मैं कहा सर मैं थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, तो कैसे होगा, इसमें तो लोगों से बात करना पड़ेगा। तो हमारे अपलाइन माननीय अरविंद दुबे सर, जिनसे हमें ये बिजनेस मिला, और बिल्कुल अंगुली पकड़ के सर ने सिखाया है, तो सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और धन्यवाद के पात्र सभी हैं, पूरा आरसीएम सिस्टम है, माननीय टीसी सर हैं। और अगर हम ग्रेटिट्यूड करने लगे तो पूरी लंबी लाइन है। आज ये प्लेटफॉर्म देने के लिए माननीय बीसी सर, अभिषेक सर, तो इस तरह से सारे लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो भी अपराजिता बहनें हैं जो इसको सुचारू रूप से चला रही हैं,
हर किसी के साथ चैलेंजेस रहते हैं। आज हम लोग वहां गए थे एनिवर्सरी में, तो उसके बाद भी आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो सभी के सहयोग से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो सभी को मेरा धन्यवाद। तो उसके बाद हमने शुरुआत किया, मीटिंग सेमिनार से जुड़ना शुरू किया, कैसेट्स सर ने हमें देना, बिल्कुल एजुकेशन के साथ सर ने हमें जोड़ा। और जब मैंने, क्योंकि उससे पहले की बात करूं तो मैं बड़ा अपने अतीत को लेके मैं हमेशा डूब जाती थी ख्यालों में। कभी मैं खुद अकेले में रोने लगती थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं इतनी मतलब पढ़ना चाहती थी, अव्वल स्टूडेंट थी क्लास की, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तो जब मुझे बुक दी गई बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ने के लिए, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि ये तो मैं फालतू में ही टेंशन में हूँ। कहते हैं ना कि जो अतीत है वो मुर्दा है, और मुर्दे को खुला छोड़ेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, बीमारी पहुंचाएगा, तो मुर्दे पे मिट्टी डालना ही सही है। और जो जिंदा है, जिंदगी है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उस बुक में बताया गया है कि हम जो है 90% हमारे विचार हमारे अतीत में रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं, वो हमारे सेहत पे भी नुकसान करते हैं, हमारे हर चीज के लिए नुकसानदायक हैं। तो मैंने अतीत को छोड़ना शुरू किया, अतीत की यादों को छोड़ते, और मीटिंग सेमिनार से मोटिवेशन एजुकेशन लेते हुए हम दोनों लोग आगे बढ़े। भीलवाड़ा टूर हुआ। भीलवाड़ा का ऐसे रहता था कि सर क्योंकि जॉब के साथ करते थे, जॉब सर की अच्छी थी, तो सर को टाइम नहीं होता तो मैं टीम को लेके भीलवाड़ा जाया करती थी। जब सर को टाइम होता तो मैं बच्चे देखती और सर लेके जाया करते थे टीम को। तो इस तरह से, और एक चीज ये रहा कि कभी भी हमने जोड़ा नहीं आरसीएम बिजनेस में, कि हमने कभी कैलकुलेशन नहीं की। हम दोनों लोग रेगुलर जो है मीटिंग सेमिनार में जाते रहे, इसलिए सर को ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ा मुझे समझाने में। जैसे जैसे अपलाइन बताती गई, एज इट इज उसको हम लोग फॉलो करते गए। और फिर हमारे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे डेट भी याद नहीं रही कब हमारी रॉयल्टी आ गई, कब हमारे टेक्निकल हो गया, कब हमारा स्टार पर्ल हो गया। स्टार पर्ल का इसलिए थोड़ा याद है क्योंकि उस साल लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन से जस्ट 2 दिन पहले, लगभग 26 तारीख को हम लोगों का, उससे पहले ही हमारा स्टार पर्ल फाइनल हो चुका था। तो इसलिए मुझे याद है। काम करने में हम इतने बिजी हो गए कि हमें उपलब्धियों का, डेट का ध्यान नहीं रहता है। तो कहते हैं आरसीएम बिजनेस कठिन है, हमें तो लगता है इससे सरल कुछ है ही नहीं, बस इसमें डूब जाओ, इसको जीना शुरू कर दो, जीवन का हिस्सा बना लो। जब हम इसमें भी शुरुआत किए तो चैलेंज आया। हमारे एरिया में प्रोडक्ट नहीं था, 12-12 किलोमीटर दूर से सर को कंधे पे, बैग पे टांग के जो है सामान लाना पड़ता था, कंधा लाल हो जाता था। बेशक बाइक पे रखते थे लेकिन फिर भी जोर पड़ता था और हो जाता था। फिर हमने अपने किसी रिलेटिव को पिकअप सेंटर खुलवाया। 3 साल उन्होंने पिकअप सेंटर चलाया, लेकिन फिर उन्होंने क्विट कर दिया। फिर हमें चैलेंज आया, सर बोले अब क्या करूं, टीम में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि चलती गाड़ी में बैठना सब पसंद करते हैं। और क्योंकि उनको लग रहा था कि पिकअप सेंटर चलता नहीं है, ये तो डूब गया, ऐसे हो गया। तो सर को मैंने बोला कि देखो, काम तो करना ही है, चाहे जो हो जाए। जब हमने आगे कदम बढ़ा लिया है तो पीछे कभी नहीं करेंगे। बोले फिर क्या करेंगे? मैं कहा मैं पिकअप सेंटर चलाऊंगी। तो हमने अपने घर में एक कमरे से पिकअप सेंटर की शुरुआत की थी, मात्र 2.5 लाख रुपए की पूंजी से। फिर हमें जरूरत पड़ी, हमने, ये 2017 की बात है, 2017 दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने क्या किया, फिर उसको जरूरत पड़ी, दूसरा कमरा हमने तोड़ के मिलाया। फिर हमें लगा कि नहीं, ये भी कम पड़ रहा है, अब घर में कितना चलाएंगे, गली में था और कंपनी से भी आने लगा कि नहीं, मेन रोड पे होना चाहिए। तो अभी मात्र 1 साल हुए, पिछले अक्टूबर में हम मेन रोड पे लगभग 600 स्क्वायर फुट में हम इसको लेके आ गए। वंडर वर्ल्ड पिक में हमारा ये चेंज हो चुका है पिकअप सेंटर जो था, और ऊपर हॉल बना हुआ है, मीटिंग हॉल बना है, नीचे पिकअप सेंटर चल रहा है अभी। और मैं अपनी बात बताऊं, मुझे लगता है कि मैं आरसीएम बिजनेस में या इस पिकअप सेंटर में जो वंडर वर्ल्ड पिक है, मैं अपनी क्षमता का 10% भी नहीं दे पाती हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में की सोल एनिवर्सरी के दिन स्टेज से जो है हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव में ग्लोइंग स्टार के ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और मैं बताऊं कि ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी है, क्योंकि आईडी तो सर के नाम से है और सारी ट्रॉफियां तो मिलती हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट की पहली ट्रॉफी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना सा प्रयास करने से इतना सब कुछ मिलता है आरसीएम में। ये सिर्फ आरसीएम में ही संभव है। हम बस होता क्या है कि करते कम और उम्मीद ज्यादा रखते हैं,
इसलिए ये बिजनेस हमें कठिन लगता है। इसमें सिर्फ क्या है कि जीना सीख जाए, माहौल में रहें, टिके रहे, तो ये बहुत अच्छा। अभी मैं कल की ही घटना बताऊं तो परसों बहुत लोग इस सेमिनार में थे, वहां पे एनिवर्सरी में थे, लेकिन तो परसों ही निकल लिए, कल के लिए रुके नहीं। पता नहीं उनको क्या समझ में आया। और कल मैं कहूं तो एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि परमात्मा का प्रसाद वो बिल्कुल लास्ट में मिलता है ना, तो कल वो चीज मिला हमें, तो उसके लिए कुछ लोग रुके नहीं। तो उसके लिए मैं बताऊं कि वो भी परमात्मा की मर्जी थी। एक जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं, सुना हुआ है कि एक व्यक्ति था, वो शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन वो गरीब था, परेशान रहता था। तो पार्वती जी बोली कि ये बताइए कि इतना बड़ा भक्त था, इसको आप धन नहीं दे सकते, अमीर नहीं बना सकते, सुखी नहीं कर सकते। तो बोले कि मैं तो करना चाहता हूँ देवी, लेकिन तो ये बनना नहीं चाहता। तो बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मुझे प्रूफ दो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो व्यक्ति जा रहा था कहीं पैदल पैदल, और एक पुल वहां पड़ता था बीच में, तो वहां पे शंकर भगवान ने क्या किया कि एक गठरी सोने की रख दी और बोले कि अब देखना, मैं इसको देना तो चाह रहा हूं, ये लेगा नहीं। तो बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दो तो सही उसको। गठरी उन्होंने सोने की रख दिया, और जब वो व्यक्ति पुल पे पहुंचा तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अंधे लोग कैसे इस पुल को पार करते हैं। अब वो पैदल चलने लगा, आंख बंद करके चलने लगा, और चलते चलते बीच में जब वो गठरी आई तो उसे लगा कुछ ठोकर है, कुछ रोड़ा है, उसको उसने पैर से साइड किया और पार किया, और खुश होने लगा कि मैं आंख बंद करके भी पुल को पार कर गया। तो सेम यहाँ भी है कि कल प्रसाद का दिन था, लेकिन तो लोगों को की किस्मत में नहीं था, समझ में नहीं आया, तो नहीं गए। कुछ लोगों की कुछ समस्याएं भी रही होंगी, तो यूट्यूब पे भी लाइव था, और अभी भी यूट्यूब पे है, उसको देखे समझे। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं कल की एक्साइटमेंट को बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ कि किरण बेदी मैम ने हमारे सिस्टम के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था। वहां से हम लोग जब चले तो सराय रोहिल्ला स्टेशन पे हम गए, और वहां पे मोदी जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, और वहां पे नीचे लिखा हुआ था कि नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन, कुछ ऐसे था। तो हमारा तो मतलब शुरू से नारी शक्ति पे काम हो रहा है, टीसी सर जी का शुरू से जो है इस पे रहा है, लेकिन हम लोग ही पीछे रह जाते हैं, उसको समझते नहीं है। तो हम लोग समझे उसको और करें, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कल किरण मैम ने बताया कि हम महिलाएं तो 6 गुना ज्यादा पावरफुल हैं, तो बिल्कुल पावरफुल हैं, और अपने आप की शक्ति को पहचाने, अपने आप के अंदर की खुशी को जो है जागृत करें। जैसे सर ने बताया था, टीसी सर की कल जो स्पीच थी लास्ट में, तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, दिल की खुशी। तो वो बाय करने की चीज नहीं है, वो फील करने की चीज है, वो पैसे से नहीं मिलेगी। वो फीलिंग जो है वो पैसे से नहीं मिलती, हमारे विचारों से मिलेगी, हमारे माहौल से मिलेगी। सिस्टम में, माहौल में बने रहें, सभी को अचीवमेंट मिलेगी। और अभी बहुत कुछ करना है। कल के सेमिनार से मुझे लगा कि बहुत कुछ करना है, घर घर में जाके एक क्रांति को फैलाना है। बिजनेस नहीं है, ये क्रांति है। तो कहने को बहुत कुछ है, 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है, और 10 कुछ मिनटों में बताना, इतना भावनाओं को रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, और आप लोगों की लाइफ में भी परिवर्तन आए। आरसीएम बिजनेस को आप लोग समझें, अपने लाइफ को परिवर्तित करें। ये बहुत बड़ी क्रांति है, छोटी मोटी क्रांति नहीं है। टीम वर्क है, टीम के साथ मिलके हम इसको करते हैं। ऊपर अपलाइन का भी सहयोग रहता है, डाउनलाइन का भी, और फिर हम मिलेंगे, फिर आगे की बातें हम करेंगे। कुछ एक्साइटमेंट में सोचा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन तो यहाँ बातें कुछ और ही निकलती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हस्बैंड माननीय पांडे सर का, कि मेरे लाइफ में जेंट्स के तौर पे कहूँ तो इंस्पिरेशन मैंने बचपन से किसी का नहीं देखा, क्योंकि पापा थे नहीं, नाना भी मैं जब छोटी थी तभी गुजर गए। बहुत प्यार करते थे सभी लोग। मम्मी से पता लगता है कि पापा बोलते थे, क्योंकि दीदी मेरी बड़ी थी, और जब दीदी बच्चों के को कुछ उनका साफ करने को गंदगी अगर बोल देती थी तो पापा चिढ़ जाते थे, बोलते थे लक्ष्मी से तू गंदगी साफ करवाएगी। तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे विचारों वाले थे। और मैं अपनी मम्मी से भी बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ कि इतने स्ट्रगल करके भी उन्होंने किसी का कभी एहसान नहीं लिया।
और बच्चों को, हम सभी लोगों को पढ़ने से कभी नहीं रोका। हम सभी भाई बहन लगभग सभी लोग ग्रेजुएट हैं। छोटी बहन नहीं पढ़ना चाहती थी तो उसने 10वीं करके क्विट कर दिया था। तो मैं अपने भाई बहनों का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। भैया लोगों ने पिता की भूमिका निभाया, हमारी शादी ब्याह किया और अच्छा किया। हमने देखा आस पड़ोस में जो जिनके पिता थे उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी कि मेरी जो शादी हुई अच्छी। और यहाँ भी परिवार सब लोग अच्छे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। सभी लोग घर की बड़ी बहू हूँ तो जिम्मेदारियां भी देते हैं, मैं भी लेने से हटती नहीं। क्योंकि जब मैं आई थी तभी मेरी सासू माँ बोली थी कि तुम जो है अपने से छोटे बच्चों की तुम माँ हो, भाभी नहीं हो, माँ हो। तो मैं भी उसको निभाती हूँ और सभी लोग निभाते हैं, प्यार भी करते हैं। तो बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है और सपोर्ट से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। बच्चे भी मेरे सभी लोग सपोर्टिव हैं। बच्चों की बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी बिटिया एमए कर रही है और एक बेटा जो है आईआईटी वो एनआईटी से जो है ग्रेजुएशन कर रहा है। एक बेटा जो है वो भी बीए कर रहा है। बेटा और छोटा बेटा और बिटिया बनारस बीएचयू से कर रहे हैं और बड़ा बेटा एनआईटी जालंधर से पढ़ाई कर रहा है। और देवर की जो छोटी गुड़िया थी वो भी 7वीं में है, उसको भी अच्छे स्कूल में डाला हुआ है। बच्चे भी बड़े सपोर्टिव हैं। लेकिन एक चीज मैं आरसीएम की देन कहना चाहूंगी और लास्ट करूंगी अपने विचारों को कि आरसीएम की ही देन है कि आज मैं कहीं भी अगर खड़ी होती हूँ, अगर ऐसा बताती हूँ कि मेरे बच्चे इतने बड़े हैं तो कोई बिलीव नहीं करता है जल्दी। कई बार मैं बिटिया के साथ बाहर जाती हूँ और मम्मी बुलाती है तो लोग बोलते हैं झूठ बोले, तेरी मम्मी नहीं है। कई बार मैं स्कूल में भी इस तरह से हम लोगों का वो हो चुका है, बच्चे वो टीचर्स बोल देती नहीं नहीं तुम्हारी मम्मी नहीं है। तो इसका रीजन मैं बताऊं कि सबसे बड़ा इसका श्रेय जाता है आरसीएम के प्रोडक्ट्स पे। कि लोग वो प्रचार करते हैं कि 10 साल जवान दिखना है तो ये क्रीम लगाओ, ये करो। लेकिन मैं कहती हूँ अगर 10 साल जवान दिखना है तो आरसीएम के सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज वुमन हो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आप ले सकते हैं अपने हेल्थ के हिसाब से, वो लीजिए। गामा है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, तेल है, आप पूरी तरह से फुल यूजर हो जाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको सेहत का ये लगेगा। सारे की सोल के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए। कल किरण मैम बोल रही थी ना कि प्रोडक्ट यूज करने से तो हमारे खाने पीने से तो ब्यूटी आई जाएगी, योगा से ब्यूटी आई जाएगी, और जब हम की सोल के प्रोडक्ट जो है लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। तो सब एक परमात्मा की प्लानिंग के हिसाब से मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म था, मुझे तो यहाँ कुछ कर गुजरना था। और आज भी मैं कहूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ डब्ल्यू क्विक में, मैं यहाँ इसका भी सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ कि थोड़ा मैं यहाँ से टाइम ज्यादा फील्ड में लगा पाऊं। क्योंकि मैं आरसीएम में आई थी पब्लिसिटी के लिए, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि पैसे अच्छी खासी लाइफ स्टाइल हमारी चल रही थी।